नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर। और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी यूजफुल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट? इनमें से कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? ए पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड या डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों ही प्राइमरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो सही उत्तर होगा पैन। आंसर इज ए। अब पैन के बारे में जान लेते हैं। पैन इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब जब फोटोकेमिकल स्मॉग होता है तो सनलाइट के प्रेजेंस में पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट फॉर्म होता है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है, नॉक्स जो है वो एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है और हाइड्रोकार्बन्स भी एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। और जब नॉक्स और हाइड्रोकार्बन्स ये दोनों प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट करते हैं आपस में तो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है, वो होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर पोल्यूटेंट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वार्म रेन इज कॉज्ड बाय। गर्म रेन कैसे होती है? तो गर्म रेन का मतलब ये नहीं कि गर्म रेन होती है। गर्म रेन का मतलब ये होती है कि क्लाउड्स में जो वाटर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचा होता है, वो आइस क्रिस्टल्स में नेचुरली नहीं तब्दील हुआ होता और फिर भी रेन करवाई जाती है। जनरली वो आर्टिफिशियल तरीके से होती है। और उसमें कौन सा केमिकल होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम और क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट। सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड। ये दोनों ही में से कोई एक कंपाउंड वार्म रेन कॉज करते हैं, मतलब क्लाउड्स की सीडिंग करवाई जाती है और रेन प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, coalescence generally happens most often in clouds above freezing and is also known as the warm rain process. It mostly happens in marine clouds. समंदर के आसपास जो बादल होते हैं उसमें उनमें अक्सर होता है, क्योंकि समंदर के आसपास एटमॉस्फेयर में एनीवे सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिंथेसिस गैस? सिंथेसिस गैस में क्या कंपोनेंट होता है? ओनली हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर या कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन? तो इसका सही उत्तर है बी, carbon monoxide and hydrogen. Syngas or synthesis gas is produced by the steam reforming or partial oxidation of natural gas or liquid hydrocarbons or coal gasification. Steam reforming of methane is an endothermic reaction requiring 206 kilojoule per mole of methane. तो methane और water को react कराते हैं और endothermic reaction है, मतलब heat एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हीट आपको बाहर से देना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और उसी को सिन गैस या सिंथेसिस गैस कहते हैं। ठीक है, सॉरी मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द फोटो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन कुड ऑकर इफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज। फोटो डिसोसिएशन मतलब कि लाइट मॉलिक्यूल पर पड़ा और मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गया। सो व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर फोटो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन? लेस देन 240 नैनोमीटर? नो। ग्रेटर देन 240 नैनोमीटर? नो। 320 नैनोमीटर या ग्रेटर देन 400 नैनोमीटर? सही उत्तर है सी, 320 नैनोमीटर। और ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको आपको रटना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एज फिक्सेशन इज कॉज्ड बाय। एज फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? पहले जानिए कि एज फिक्सेशन होता क्या है। एज फिक्सेशन होता है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। तो किसके द्वारा होता है? आंसर इज बी, नॉक्स के द्वारा। क्योंकि नॉक्स जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और फिर ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं एज फिक्सिएशन। ठीक है, ब्रीदिंग हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैन कॉज रैपिड बर्निंग, स्पाज्म्स एंड स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज इन द थ्रोट, मतलब गले में, एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, reduced oxygenation of body tissues
and a build-up of fluid in your lungs and eventually death. तो नॉक्स से ये सब हो सकता है, और नॉक्स एक गैस है, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम कर देती है, तो उससे एस्फिक्सिएशन होता है. Question 6. The most toxic species of mercury in water is mercuric, Hg2 plus, Hg2 2 plus, CH3Hg मतलब मिथाइल मरकरी, या जिंक और मरकरी का कॉम्बिनेशन ZnHg. सही उत्तर है CH3Hg, मिथाइल मरकरी. We all know methyl mercury when disposed in Minamata Bay near Japan caused the Minamata disease. जापान के पास जो मिनीमाटा बे है वहां मिथाइल मर्करी ही डिस्पोज किया गया था, जिसकी वजह से मिनीमाटा डिजीज हो गया था, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिक डिजीज था. ठीक है. Question 7. Among the various biogeochemical cycles in the atmosphere, carbon, nitrogen, sulfur and phosphorus, the one that does not need atmospheric help is, जिसको एटमॉस्फेरिक हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन सा है? नाइट्रोजन कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल या फास्फोरस साइकिल? तो नाइट्रोजन का भी गैसियस फेज होता है, कार्बन का भी गैसियस फेज होता है, सल्फर आल्सो हैज अ गैसियस फेज, बट द ओनली केमिकल or atom that does not have a gaseous phase is phosphorus. phosphorus इकलौता ऐसा है जिसका gaseous phase नहीं होता है, मतलब उसको एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं पड़ती है. सो आंसर इज डी. ओके, सिंपल आंसर. क्वेश्चन 8. The basic principle involved in the operation of solar cells is, सोलर सेल्स के ऑपरेशन में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है? रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट या स्कैटरिंग इफेक्ट? फर्स्ट लेट्स नो अबाउट ईच ऑफ देम. पहले रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटोवोल्टेइक इफेक्ट क्या है जानते हैं. द रमन इफेक्ट इन्वॉल्व्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स. किसी भी मॉलिक्यूल पर जब लाइट पड़ता है तो कैसे लाइट को स्कैटर करता है, उसके बारे में है रमन इफेक्ट. कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? Specifically, when photon hits electrons, it releases loosely bound electrons from the outer valence shells of atoms or molecules. तो ये जो है फोटोन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के बारे में है कॉम्पटन इफेक्ट. फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के बारे में हम लास्ट में जानेंगे, पहले हम जानते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट के बारे में. इजी है. स्कैटरिंग इन फिजिक्स is a change in the direction of motion of a particle because of a collision with another particle. स्कैटर मतलब फैल जाना. एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट दूसरे से टकराया और फैल गया, उसका मोशन चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, उसको कहते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट. ठीक है. और लास्ट में फोटोवोल्टेइक इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू द फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, free electrons are produced when light of certain wavelength is incident on semiconductors. सेमीकंडक्टर यूज होता है सोलर सेल के बनने में, और सेमीकंडक्टर पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं, जब लाइट पड़ता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और उससे एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट. तो वही होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सोलर सेल. तो सही उत्तर होगा सी. बिकॉज व्हाट हैपेंस इन अ सोलर सेल, light is incident on semiconductors and it leads to release of electrons, and release of electrons means flow of electricity, and that is what solar cell does. So the principle involved in the operation of solar cell is photovoltaic effect. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Question 9. In India, the resource that is most abundant among the following is uranium, natural gas, oil or coal. We all know that coal is the most abundant resource everywhere. सबसे abundant resource हमेशा कोयला ही होता है हर जगह. आंसर इज डी. आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following are most resistant to decomposition in soil? मिट्टी में सबसे मुश्किल से कौन सा डिकम्पोज होता है? ए, कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर्स, बहुत आसानी से डिकम्पोज होता है, वेरी इजी टू डिकम्पोज. प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, these can also be degraded easily in soil. C, tannins and lignins, and D, lipids and waxes. The most recalcitrant, the most difficult to decompose are tannins and lignins. Answer is C. Okay. तो tannins और lignins सबसे आसानी से डिकम्पोज होते हैं सॉइल में. आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में. तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल, और आपको एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.